हेलो हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम हर्षवर्धन रावत और मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राहुल शर्मा। डॉक्टर राहुल शर्मा इज एन एडिशनल डायरेक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर फॉर फोर्टिस हॉस्पिटल इन नोएडा। अब बेसिकली मेरे साथ डॉक्टर साहब इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हम बात करने वाले हैं जो राइजिंग कोरोना केसेस के बारे में हमने देखा है, स्पेशली चाइना में देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ कोरोना एंड ये इंडिया तक आ गया है। दैट्स राइट, नेबरिंग कंट्रीज़ भी इफेक्ट हुए हैं। इंडिया में बेसिकली 4 केसेस देखने को मिले हैं, 2 जो गुजरात में देखने को मिला है, 2 उड़ीसा में। तो इस वेरिएंट के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज दिस BF7 वेरिएंट। यस, सो आई थिंक जब से कोविड आया है तब से हम लोग यही देख रहे हैं कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए म्यूटेशंस आ रहे हैं, जिसके बाद WHO भी वार्निंग जारी करता है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये डेंजरस वेरिएंट है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी वो हमने देखा कि डेल्टा वेरिएंट ने, जो सेकेंड वेव आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। लोगों में डिसीज़ बहुत ज़्यादा थी, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा थी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा थे, रिसोर्स क्राइसिस हो गया था। सो दीज वर द थिंग। लेकिन उसके बाद जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और ये जितने भी B27, BF7, XSB, all these variants are the sub variants of Omicron. So जितने वेरिएंट्स आते हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि ये ज़्यादा लीथल हैं, इनकी इन्फेक्टिविटी कितनी है और ये डिसीज़ किस सीवियरिटी में करते हैं। वेरिएशन का मतलब है जैसे जैसे वायरस मल्टीप्लाई होता है, जैसे जैसे वायरस मल्टीप्लाई होता है उसमें कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं और उन्हीं को हम वेरिएंट कहते हैं। कुछ वेरिएंट इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं कि उनकी इन्फेक्टिविटी एंड डिसीज सीवियरिटी, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मारक क्षमता, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी ऐसा म्यूटेशन आ जाता है कि उनकी मारक क्षमता अचानक ही बढ़ जाती है। सो जो ये कंसर्न आया है कि जो ये BF.7 चल रहा है, ये अभी क्योंकि चाइना से ये न्यूज़ आई है और हमने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हैं सोशल मीडियाज़ पे, जिसमें ये देखा गया है कि चाइना में केसेस सर्ज बढ़ गया है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गए हैं, डेथ्स बढ़ गई हैं एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। और ऑल्दो चाइना गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है कि ये BF.7 वेरिएंट है या कुछ और है, बट प्रिज्यूमिंग कि यही इन्फेक्शन वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा था, हम लोग इसी के लिए कंसर्न हैं। डॉक्टर, मैं वील जस्ट डम इट डाउन फॉर द ऑडियंस और हम समझना चाहेंगे इस वेरिएंट के बारे में कि एक कोरोना वायरस की फैमिली ट्री है और उसमें कई ब्रांचेस होते हैं, वेरिएंट्स और उसके सब वेरिएंट्स। तो अगर आप इस वेरिएंट के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली बता सकते हैं। राइट, सो अगर हम किसी भी वायरस की बात करते हैं, लेट्स से हमारे जो सीजनल फ्लूज होते हैं जिनको H1N1, H2N5, सो ये सारे इनके वेरिएंट्स होते हैं एंड वेरिएंट ही उनकी डिसीज सीवियरिटी पता करते हैं। सेम वेरिएंट ये BF.7 आया है। BF.7 एक लीनिएज में ओमिक्रॉन के डिफरेंट वेरिएंट के बाद में आई कैन से कि पॉपुलेशन में आया है, जिसकी वजह से डिसीज़ हो रही हैं। लेकिन अब तक जितने सिम्टम्स हमने इंडिया में 4 केसेस में देखे हैं, सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड थे। माइल्ड कॉफ, फीवर, थ्रोट इरिटेशन, बॉडी एक्स, दैट्स इट। कुछ लोगों को डायरिया हुआ है, अदरवाइज़ किसी को भी निमोनिया जो कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं की पड़ी है। जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा ये पता चलता है कि हमें कौन सा वेरिएंट से डिसीज़ हुई है या कौन से वेरिएंट से हम अफेक्टेड हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना कोविड टेस्ट कराना है। एक बार कोविड टेस्ट हो जाता है तब गवर्नमेंट, क्योंकि ये सर्च बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस वेरिएंट को या जो भी वेरिएंट इंडिया में प्रेवलेंट है उसको पकड़ पाएँ, उसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग में ये पता चलता है कि हम किस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट में किस तरह का वेरिएंट है, एक और BXX वेरिएंट आ गया है या BF.7 वेरिएंट है, और उसके द्वारा हम आगे की रिसर्च चालू करते हैं कि इस वेरिएंट में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस प्रकार की जनता को ये अफेक्ट कर रहा है, हु आर द पॉपुलेशन हु आर एट रिस्क, इज आर वैक्सीन आर स्टिल इफेक्टिव ऑन इट और नॉट। सो ये रिसर्च तभी आती है जब हम उस वेरिएंट के सिम्टम्स वाले लोगों को लेकर टेस्टिंग चालू करते हैं। ओके, तो जैसे आप सिम्टम्स के बारे में बोल रहे थे, वो माइल्ड सिम्टम्स हमने नोटिस किए थे, विच वाज बेसिकली इरिटेशन इन थ्रोट, लिटिल बिट ऑफ कफ एंड सम पीपल वर आल्सो हैविंग डायरिया, राइट? सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो नॉर्मली BF। सो यस, जितना भी अभी अगर आप देखेंगे ये सीज़न फ्लू का सीज़न है, सभी लोगों के घर में कफ, कोल्ड, बॉडी एक, माइल्ड फीवर चल रहा है। अगर एक से ज़्यादा लोगों को घर में फीवर है तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से नहीं जाता है। सो जब ये सिम्टम्स हमें आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हर जगह ये सिम्टम्स है, इट इज़ नाउअडेज इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जाके अपना टेस्ट कराएं और देखें कि हमें कोविड इन्फेक्शन तो नहीं है। एक बार कोविड इन्फेक्शन होता है तो गवर्नमेंट लैब से ही उनको पिक कर लेती है कि उनमें से किसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी है।
एज फार एज सिम्टम्स कंसर्न है तो सिम्टम्स बिल्कुल कॉमन कोल्ड की तरह हैं। जैसे पहले हम देख रहे थे कि डेल्टा वेरिएंट में लोगों का लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट चला जा रहा था, ऐसा कुछ भी इस बार नहीं हो रहा है। एज गुड और एज बैड एज जो कॉमन कोल्ड हमें होता है, सिंपल वायरल फीवर आता है, उसी तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, सिम्टम्स में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, आपको लगता है कि हमारा कोल्ड बहुत अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है, मल्टीपल लोग अफेक्ट हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री ऐसा है कि आप किसी ऐसे एरिया से ट्रैवल करके आ रहे हैं जहाँ पे इन्फेक्शन रेट कोविड का ज़्यादा है, देन यू डिसाइड एंड यू गो फॉर द टेस्ट। वी बेसिकली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये वेरिएंट कितना पुराना है। इज दिस अ न्यू वेरिएंट जो म्यूटेशन से क्रिएट हुआ है? सो आई थिंक दिस वेरिएंट इज़ जो मैं अभी रिसर्च देख रहा था और मैं पढ़ रहा था, तो दिस वेरिएंट इज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द लास्ट 2 years, बट इसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इवन WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माना था। सो WHO में हर वेरिएंट की 3 कैटेगरी होती हैं कि वेदर इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ सोशल थ्रेट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और दिस इज जस्ट अ न्यू वेरिएंट इन विच द रिसर्च इज गोइंग ऑन। सो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं रखा गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ में BF.7 पिछले 2 साल में मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी है या प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं वो हार्डली 1 या 2% है, जिनमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं देखी गई। तो इसलिए कभी ये हाईलाइट नहीं हुआ, कभी पिक्चर में नहीं आया, कभी मीडिया में नहीं आया। ये सारी चीज़ें अब इसलिए बात हो रही हैं क्योंकि चाइना में जो हाल हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उसमें जो वेरिएंट है वो BF.7 है। ओके एंड ऐसे सुनने में आया है कि ये वेरिएंट जो है वो थोड़ा इंटेंस है, दैट इज कि इफ 1 person इज अफेक्टेड देन एटलीस्ट 10 people विल बी अफेक्टेड बाय दिस। आई थिंक हर वायरस की इन्फेक्टिविटी और जो उसकी मारक क्षमता है, जो उसकी डेडलीनेस होती है, यही 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि पेंडेमिक, एपिडेमिक या डिसीज सिवियरिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसमें एक R वैल्यू होती है जिसको देखा जाता है, और R वैल्यू से ये पता चलता है कि अगर एक आदमी को इन्फेक्ट करता है वायरस तो कितने और लोगों को इन्फेक्ट करेगा। दिस इज एन एवरेज थिंग। सो ये देखा गया है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। सो अगर एक पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो कम्युनिटी में कम से कम 8 से 10 लोगों को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। सिवियरिटी ऑल्दो चाइना के अलावा भी कहीं नहीं देखी गई है इतनी, लेकिन सिंस इट इज़ राइजिंग सो वी शुड ऑल बी वेरी वेरी प्रिकॉशनरी, क्योंकि एक पेंडेमिक जो हमने डेल्टा वेरिएंट का देखा, जो कि द लाइफ टाइम हॉरिबल kind of thing that we have seen, mortality इतनी ज़्यादा थी, we don't want to repeat this. That's why मीडिया इतना कंसर्न है, अभी गवर्नमेंट इतनी कंसर्न है, नई नई पॉलिसीज़ दोबारा से आ रही हैं, लेकिन आई थिंक इसमें हम लोगों की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सोशल बीइंग, एज ए सोशल एनिमल, कि अगर हमें सिम्टम्स आ रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो कम अप फ्रंट एंड गेट आवर टेस्टिंग डन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So what do you think, doctor, कि अभी क्या होने वाला है? Will there be a work from home? Do you think that people will start now wearing face mask? And because I believe Parliament में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था जब। So I think Parliament में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, एंड डिफरेंट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पे भी इसके ऊपर कंसर्न आ रहा है। सो अभी लॉकडाउन वाला कोई हाल नहीं है, सो हम लोगों को उस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि हम लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। वी शुड बी कॉशियस, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, हम लोग सब कहीं ना कहीं घूमने, पार्टी करने, इंडियन ट्रिप्स पे, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं। सो ये नेवर नो कि कहाँ से आप कौन सा वेरिएंट कैच कर सकते हैं। एंड वहाँ पर भी जब भी हम पार्टीज़ में जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उतना ख्याल रखते हैं या मास्क उतना लेते हैं। सो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, जब हम देख रहे हैं कि चीन में तबाही मची हुई है, ऐसी चीज़ें इंडिया में ना आ जाए, हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी ऐसा कोई कंसर्न कहीं से भी नहीं आया है कि वर्क फ्रॉम हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, फ़्लाइट्स रुक जाएंगी। अगर हम सोशल लेवल पे, अपने लेवल पे सिंपल मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग से नेक्स्ट में भी 2 से 3 हफ्ते निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबली बहुत हद तक हम इस अपकमिंग इन्फेक्शन रेट को कम कर सकते हैं। डॉक्टर, बिफोर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिफोर वी वर डूइंग द इंटरव्यू तो डॉक्टर से मेरी यही बात हो रही थी कि देयर इज़ अ नेज़ल वैक्सीन विच हैज़ बिन अप्रूव्ड, विच हैज़ कम आउट टुडे इटसेल्फ। तो फिर इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना। सो आई थिंक जो वैक्सीन हेजिटेंसी है इंडिया में, वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब है कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं। हुआ क्या था, जब सेकेंड वेव आई और वैक्सीनेशन का मास कैंपेन चालू हुआ, सो हम लोगों को लगा कि वैक्सीन लगाई और इन्फेक्शन हो गया, बट दिस वॉज नॉट द ट्रूथ।
वैक्सीन अपना काम करने के लिए उसे टाइम ही नहीं मिला, उससे पहले सेकेंड वेव आ गई। तो हम लोगों को लगा कि नहीं यार वैक्सीन से प्रॉब्लम हो गई, हम लोगों को क्लॉटिंग हो गई, निमोनिया हो गया, हार्ट अटैक हो गए। बट अब आप देखिए कि कम से कम इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, साइड इफेक्ट्स आर वेरी वेरी मिनिमल, डेथ्स आर ऑलमोस्ट जीरो। सो इट इज़ नॉट ए कंसर्न नाउ कि हम वैक्सीन लगवाएं। जो दूसरा सबसे बड़ा फोबिया वैक्सीन का होता है कि जाना है और जैब लगवाना है, इंजेक्शन लगवाना है। सो दिस नेजल वैक्सीन वॉज इन रिसर्च फॉर द लास्ट आई थिंक 1.5 years एंड द रिसर्च वॉज completed 4 months बैक। बट क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था, कोविड का कोई ऐसा थ्रेट नहीं था हम लोगों के ऊपर, तो वैक्सीन पे भी गवर्नमेंट और सब लोग ढील दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ये कंसर्न आया है, गवर्नमेंट ने आज ही इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। इस वैक्सीन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कोई पेन, लोकल साइट रिएक्शन वो सब नहीं है। सीधा नेजल स्प्रे की तरह वैक्सीन आपकी नाक में जाएगी और एक लेयर बनाएगी और जितना भी वायरस वहाँ पे उसको किल कर देगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा इस वैक्सीन का है जो बाकी वैक्सीन में नहीं है। बाकी वैक्सीन क्या करती हैं कि वो आपकी डिसीज सिवियरिटी को कम कर देती हैं कि आपको इन्फेक्शन तो होगा लेकिन उसकी सिवियरिटी नहीं होगी। हो सकता है आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, इन्फेक्शन जल्दी रिकवर हो जाए, निमोनिया ना आए। इस वैक्सीन की ब्यूटी ये है कि अगर ये आपकी नोज़ में जाएगी तो उसको किल कर देगी और ट्रांसमिशन कट डाउन कर देगी। सो आपसे इन्फेक्शन दूसरे लोगों की लगने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। सो जो हम BF.7 की बात कर रहे हैं कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। सो इस वैक्सीन के बाद जो हमारी नेज़ल म्यूकोजा में चेंज आएंगे, जो नाक की म्यूकोजा है उसमें चेंज आते हैं या लंग में जो चेंज आते हैं, वायरस ऑलमोस्ट क्लियर्ड ऑफ हो जाता है और लोकल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि ना हम वो इन्फेक्शन कैच करेंगे और ना हम वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वैक्सीन। एंड दूसरा कंसर्न कि अभी भी अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगा है और बच्चों में इंजेक्शन देने के वर्सेस नीजल वैक्सीन देना ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड वी कैन डू इट ऑन ए मास बेसिस ऑल्सो। कोल्ड चेन का अभी इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन दूर तक जा सकता है। पैरामेडिकल स्टाफ्स, इवन trained workers can give this medication or this nasal spray to the general public. So कैंपेन को एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा अगर हम नीजल वैक्सीन की बात करते हैं।